जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बीजेपी की हर चीज बड़ी प्लानिंग से होती है और उन्होंने पहले ही मेरे ख्याल से ये प्लान बना रखा था कि एसआईआर कराएंगे और एसआईआर का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर स्थापित करेंगे। और इसीलिए एक उन्होंने मूवमेंट चलाया था कि जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन्हें षड्यंत्र करके गिराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगियों के माध्यम से सरकार बनाई जाए, उसके बाद सहयोगियों को झटका देके बाहर किया जाए और खुद सत्ता में बैठा जाए, एसआईआर कराया जाए और एसआईआर में अपने प्रशासन तंत्र का उपयोग करके चुनाव को जीता जाए। महाराष्ट्र के अंदर अच्छी खासी सरकार चल रही थी। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास थे, अजीत पवार शरद पवार के साथ थे और सरकार चल रही थी। उद्धव ठाकरे अच्छी खासी सरकार चला रहे थे। एकनाथ शिंदे को उत्तेजित किया गया, उद्धव ठाकरे से अलग कराया गया, अजीत पवार को शरद पवार से अलग कराया गया। जितने भी विधायक थे जिन पे ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे थे, उन पे दबाव डाला गया और शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के माध्यम से सरकार बनाई गई। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी बिल्कुल अनुपयोगी बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की आज के तारीख में एक छत्र सरकार महाराष्ट्र के अंदर है। एनसीपी चाहे तो चाहे, अजीत पवार चाहे तो चाहे, एकनाथ शिंदे चाहे तो चाहे, वो सरकार के साथ रहे, नहीं तो बाहर निकल जाए और देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल आराम से अपनी सरकार चलाएंगे। वही स्थिति उन्होंने बिहार के अंदर बना दी। उन्होंने चिराग पासवान को अपने साथ मिलाया, उन्होंने जीतन मांझी को अपने साथ मिलाया, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाया, उपेंद्र कुशवाहा के उस बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जो कि विधायक भी नहीं है। तो राज्यसभा के मेंबर बन गए उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री बन गए, उनकी पत्नी एमएलए बन गई और उनका बेटा जो कहीं विधायक नहीं है वो मंत्री बन गया। और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को केवल 5-6 लोगों को तोड़ना है जेडीयू में से और अपनी सरकार बनानी है और उपेंद्र कुशवाहा को भी उपकृत कर दिया और इसके बाद नीतीश कुमार को किनारे करके वो अपनी सरकार उसी प्रकार से बना सकते हैं जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बनाया। अच्छा, जब सरकारें अपनी बन गई तो अगली जब चुनाव हुआ उसके पहले एसआईआर करा के बिहार के अंदर और पूरे प्रशासनीय तंत्र का उपयोग करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस स्थिति में पहुंचा दिया। आप जानते हैं प्रशासन तंत्र का चुनाव में कैसे उपयोग होता है, एसआईआर में सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की थी, इसलिए नीतीश कुमार के हाथ से 10,000 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को दिलवाकर उन्होंने एक प्रकार से घूस दी। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा और एनडीए चुनाव जीत गया। लेकिन पैसा तो दिया था नीतीश कुमार को, लेकिन सीटें ज्यादा मिली भारतीय जनता पार्टी को। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड हो गया क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ था। चुनाव आयोग ने जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद की, वैसी मदद उसने नीतीश कुमार की नहीं की। तो महाराष्ट्र भी हो गया, बिहार भी हो गया। अगला जो पड़ाव चुना भारतीय जनता पार्टी ने, वो वेस्ट बंगाल चुना और ये सोचा कि वेस्ट बंगाल में भी एसआईआर करा के वो फायदा उठाएंगे और वहां कुछ करके वो ममता बनर्जी को बाहर करेंगे और अपने जगह जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा और 3-4 कारणों से ये परिस्थिति बन गई कि वहां पे ममता दीदी को वो अपर हैंड मिल गया जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। नंबर 1, चुनाव आयोग ने तो अब ये मौन स्वीकृति दे दी है कि चुनाव के पहले आप 10,000 रुपए महिलाओं को दीजिए, 1.25 करोड़, और एक दिन पहले दीजिए और कहिए कि 1,90,000 और देंगे और उसके बाद वोटों को खरीद कर चुनाव को जीत जाइए। अब ये हथियार जो है ये ममता बनर्जी के पास मौजूद है। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर ये कर सकती हैं। 5,000 10,000 रुपए के अंदर 2,500 रुपए दिए, वादा किया और उसके बाद वहां झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी गरीबों की और ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, वहां झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। बिहार के अंदर 10,000 रुपए तो औरतों को जरूर दिए, 1.25 करोड़ महिलाओं को, लेकिन उनकी भी झुग्गियां और दुकानें तोड़नी शुरू कर दी। तो एक प्रकार से उन्हें कहा गया कि लो 10,000 लो और अपनी झुग्गी तोड़वाओ। अब लेकिन बिहार के अंदर एक समस्या ये पैदा हो गई कि जिन 1.25 करोड़ महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं मिले,
वो सड़कों पे आ गई, वो कहने लगी उन्हें 10,000 दिए तो हमें क्यों नहीं 10,000 दिए। लेकिन अब कोई भारतीय जनता पार्टी को अंतर नहीं पड़ता, तो सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बन गए। अब जो चाहे वो करेंगे, जिसका चाहेंगे मकान तोड़ेंगे, जिसको चाहेंगे जेल भेजेंगे और जिसका चाहेंगे एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन अब ये एडवांटेज जो 10,000 रुपए का था, ये ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर मिल गया, नंबर एक। नंबर दो, वहां पे जितने भी बीएलओज हैं, ज्यादातर बीएलओज ऐसे हैं जो कि बांग्ला भाषी हैं, और ये काम उन्हीं को करना है क्योंकि वो राज्य सरकार के लोग हैं। अच्छा, वहां पे जो एएलओज अपॉइंट करने थे, जो चुनाव आयोग भी बार बार कहता है कि हर पार्टी के एएलओज होते हैं और एएलओज ये गलतियां क्यों नहीं पकड़ते, लेकिन वास्तविकता ये है, आप भी जानते हैं, वास्तविकता ये है कि जो पार्टी जहां सरकार में है और जिसके सरकार में रहते हुए चुनाव हो रहा है या एसआईआर हो रहा है, उसको एडवांटेज इसलिए होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एएलओज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पक्ष के विरोध में काम करना चाहता है, उसके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। चुनौतियां उसके सामने बहुत हैं। गुंडे हैं, बदमाश हैं, प्रशासन है, पुलिस है। जब चाहे उन्हें बंद किया जा सकता है, जब चाहे उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है, जब चाहे उन्हें कस्टडी में लिया जा सकता है, जब चाहे उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष वाला है, क्योंकि प्रशासन उसके साथ है, सत्ता उसके साथ है, तो इसलिए वो एडवांटेज होता है। ये लोग उसके फेवर में काम करने तो तैयार होते हैं, लेकिन विपक्षियों के साथ ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो परेशानी बिहार के अंदर महागठबंधन को हुई और जो परेशानी उन्हें उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है, और तमिलनाडु के अंदर डीएमके को फायदा होने वाला है, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को फायदा होने वाला है। इसी कारण से, क्योंकि उनको एलोज मिलेंगे और उनकी अपोजिशन पार्टी को, अब बीआरएस के लिए तेलंगाना में कौन काम करेगा? जो भी काम करेगा वो प्रताड़ित होगा, तो इसलिए वो कांग्रेस के लिए काम करेगा। थोड़े बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए काम कर देंगे कि शायद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बीआरएस खत्म हो जाएगी एसआईआर के बाद। तो एक एडवांटेज ये हो गया कि वहां पे एलोज केवल टीएमसी के होंगे। भारतीय जनता पार्टी को एलोज ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। 10,000 रुपए का पैसा टीएमसी देगी तो ममता बनर्जी उसका एडवांटेज लगाएंगी। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को हो गया, जो उन्होंने सोचा नहीं था। जब उन्होंने सीए एनआरसी का कानून पास किया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एक भड़म्बा बना के घुसपैठिए हैं, इनको बाहर निकालेंगे और हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बंगाल के अंदर वो पैंतरा उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, और वहां पे हिंदू ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने लगे, जो असम में भी हुआ था। असम के अंदर भी हुआ था एनआरसी, लेकिन वहां पे रोक देना पड़ा, इसलिए कि जितने लोग पकड़े गए उसमें ज्यादातर हिंदू निकले, मुसलमान कम निकले। अच्छा, बंगाल के अंदर जो वो इलाके हैं जहां मतुआ समुदाय सबसे ज्यादा रहता है, राजवंशी और मतुआ समुदाय, ये समुदाय, मतुआ समुदाय जो है, ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि बांग्लादेश से भागकर हिंदुस्तान के अंदर बसे हैं और बंगाल के अंदर जाके बस गए, और ये हिंदू हैं। अच्छा, ये पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि ये वही पे भारतीय जनता पार्टी जहां जीती थी जहां पे मतुआ समुदाय के लोग ज्यादा थे। अच्छा, मतुआ समुदाय में 70% लोग हिंदू हैं, 30% लोग मुसलमान हैं, मतलब ज्यादातर हिंदू हैं वहां पर। तो जो हिंदू हैं उनको अब कागज दिखाना पड़ रहा है एसआईआर में कि वो बांग्लादेश से प्रताड़ित होके आए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से प्रताड़ित होने के लिए उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश में पैदा हुए और बांग्लादेश में रहते थे। ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश में रहते तो थे, 25-30 साल पहले बंगाल के अंदर जाके बस तो गए थे, लेकिन उनके पास बांग्लादेश में रहने का कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि वो भी गरीब समुदाय के लोग हैं। उसी प्रकार के लोग हैं जैसे बिहार के अंदर लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं थे, तो वो बांग्लादेश के कागजात कहां से लाएं? और क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो एसआईआर कर रहे हैं वो बांग्ला भाषी हैं, वो कह रहे हैं जब तक ये कागज पूरा नहीं होगा, चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, बिना ये प्रूव किए हुए कि आप बांग्लादेश में रहे थे, हम आपको वोटर लिस्ट में नाम आपका ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एक डिसएडवांटेज भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा हो गया। और वहां पे अब वो मतुआ समुदाय जो पूरी तरह से इनके साथ था, और ममता बनर्जी भी अब मतुआ समुदाय पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो एक तो बंगला भाषी बनाम घुसपैठिए, और वहां पर क्योंकि उनके पास बिहार के अंदर, बिहार के अति पिछड़े, अति दलित के नेता नीतीश कुमार उनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे, चिराग पासवान उनके साथ थे, तो उनके पास एक एडवांटेज था इंटरनल डिवाइड कराने का। लेकिन बंगाल के अंदर वो एडवांटेज इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई लोकल ऐसी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर सके। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके माध्यम से ये मैसेज दिया जा सके कि हम बंगाल के विरोधी नहीं है, बांग्लादेशी
हम बंगाल भाषी न होने के बावजूद हमारे पास एक पार्टी है जो बंगला भाषी है। अब जितना भी नुकसान टीएमसी का कर पाएंगे वो ओवैसी साहब कर पाएंगे। ओवैसी साहब पे ही भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं ओवैसी साहब कितना नुकसान कर पाएंगे। लेकिन अभी तक एसआईआर का जो प्रोग्रेस हुआ है बंगाल के अंदर ज्यादातर एडवांटेज उसका ममता बनर्जी को मिल रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी को अफसोस हो रहा है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और बंगाल ये उनके हाथ से निकल जाएंगे। जो पार्टी जिस राज्य के अंदर सत्ता में बैठी है चुनाव आयोग के माध्यम से वही सत्ता में रहेगी, क्योंकि 10,000 रुपए चुनाव के एक दिन पहले बांटेगी। चुनाव आयोग उसमें अब रोक लगा नहीं पाएगा। रोक लगाएगा तो बंगाल के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि आपने बिहार में 10,000 दिए तो यहां क्यों नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।